हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बार की स्टॉक ऑफ द मंथ सीरीज के अंदर। हमने लास्ट मंथ कवर किया था एक स्टॉक। जब हमने लास्ट मंथ ये सीरीज शुरू की थी तो लास्ट मंथ हमने वोडाफोन आइडिया की बात की थी एंड उसके बाद से उस स्टॉक ने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट भी दिखाया, जंप भी दिखाया। और आज इसी सीरीज के अंदर हमारा सेकंड स्टॉक ऑफ द मंथ जो है उसका नाम है बीजीआर एनर्जी। फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं सी अमित पोपली, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपके साथ ये सीरीज लाया हूं आपको ये बताने के लिए कि जब किसी स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करता हूं तो उनमें कौन कौन से फैक्टर्स को मैं ध्यान में रखता हूं। बट इसे किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन के रूप में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन से पहले आपको खुद की अपनी रिसर्च भी कर लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगेन इस क्लिपिंग का पर्पस एजुकेशनल पर्पस है, आपको बाइंग और सेलिंग के लिए उकसाना बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस स्टॉक की आज मैं बात करने जा रहा हूं उसमें मैंने किस लेवल पे इन्वेस्ट किया, कहां किया, कैसे किया, ये सारी चर्चाएं मैं आज अभी आपके सामने करूंगा। ठीक है जी। तो कंपनी का नाम मैंने आपको बताया बीजीआर एनर्जी। ओके, कंपनी करती क्या है बीजीआर एनर्जी की अगर मैं बात करूं, जैसे नाम पता लग रहा है एनर्जी मतलब पावर, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस वगैरह के अंदर है। कंपनी की अगर मैं बात करूं, किसी भी इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं ना, तो मैं ब्रॉडली कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करता हूं। कभी भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ पॉइंट्स को मैं कंसीडर करता हूं अगर वो इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल है तो यानी कि फंडामेंटल किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले जो पॉइंट्स मैं देखता हूं उनमें सबसे पहला पॉइंट आता है बिजनेस एंड इंडस्ट्री का। अब कंपनी की बात करूं तो कंपनी की बिजनेस एंड इंडस्ट्री क्या है? पावर, ऑयल, गैसेस। आप जानते हैं आने वाले समय में भारत में जिस तरीके की इन चीजों की कमी है या कमी रहने वाली है बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए, तो इंडस्ट्री तो ये सबसे ज्यादा बढ़िया इंडस्ट्रीज में से एक कही जा सकती है डेफिनेटली। अब कंपनी का बिजनेस ठीक है, इस मामले में कंपनी का बिजनेस 1985 में कंपनी स्टेब्लिश हुई थी, तो यानी कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस लग रहा है, इंडस्ट्री भी बहुत बढ़िया है। अब आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट पे हाँ, यहां पर थोड़ा पेचीदा मुद्दा आता है क्योंकि कंपनी का नाम है बीजीआर एनर्जी। अब ये नाम कैसे पड़ा कंपनी को? कंपनी के एक जो प्रमोटर डायरेक्टर थे जिनका नाम था बीजी रघुपति, अब उनके नाम से बीजीआर कंपनी का नाम पड़ा था। शुरुआत में कंपनी एक जॉइंट वेंचर थी किसी जर्मन कंपनी के साथ, लेटर ऑन वो जॉइंट वेंचर अलग हुआ और बीजीआर एनर्जी अलग हुई। परंतु दिक्कत शुरू हुई 2013 के अंदर। 2013 में कंपनी के एमडी मिस्टर बीजीआर का डेथ हो गया, जिसके बाद कंपनी के दिन अच्छे नहीं कहे जा सकते, जिसके बाद लगातार कंपनी के अंदर फॉल हुआ और कोई भी एस्टैब्लिश्ड मैनेजमेंट कंपनी में नहीं आ पाया। तो अगर मैं पहले पॉइंट में कंपनी को अच्छे नंबर दे रहा हूं तो दूसरे पॉइंट में बने बनाए नंबर सारे कट चुके हैं, क्योंकि आज के डेट में कंपनी के पास कोई सॉलिड मैनेजमेंट ऐसा नहीं है जो कि कंपनी को अपने दम पे ले जाकर आगे बढ़ा सके। इवन दो कंपनी के एमडी की अगर मैं बात करूं तो एमडी आज के डेट में जो कंपनी के फाउंडर थे मिस्टर बीजीआर, कंपनी के उन्हीं के ही फाउंडर के ही पुत्र जो हैं वो आज की डेट में अर्जुन रघुपति वो कंपनी को संभाल रहे हैं। बट ये कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिसने इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा कमाल दिखा दिया हो, तो मैं यहां पर कंपनी को मार्क्स अपने एंड से नहीं दे पा रहा था। ठीक है जी, चलो फिर आते हैं तीसरे एलिमेंट के ऊपर जो आता है फाइनेंशियल। ओके, अब तीसरे पॉइंट पे मैं किसी भी कंपनी में गौर करता हूं फाइनेंशियल्स के ऊपर, तो मैं फाइनेंशियल के ऊपर अगर आऊं तो देखिएगा फाइनेंशियल्स का तो बहुत ही बुरा हाल लग रहा है भाई साहब। कंपनी लॉस मेकिंग है, हे भगवान, इतनी बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी, फिर भी भाई पोपली तुमने इन्वेस्टमेंट क्यों कर दिया? अब देखते हैं, चलो अभी तक तो नेगेटिव ही आ रहे हैं सारे फैक्टर। बैलेंस शीट की भी अगर बात करूं तो देखना रिजर्व एंड सरप्लस में 2000 करोड़ के करीब का लॉस पड़ा है। हे भगवान, सारी कैपिटल तो वैनिश हो चुकी है। बोरोइंग देख रहे हो, लगभग 4000 करोड़ के बोरोइंग है। अच्छा, अदर लायबिलिटी देखो और कंपनी की कैपिटल देखो कुछ 72 करोड़ की। 2000 के लॉसेस यानी कि कैपिटल पूरी खत्म, उसके बाद 4000 करोड़ की बोरोइंग्स यानी कि लोन्स वगैरह, और अदर लायबिलिटी कंपनी की 2392 करोड़ की। और उसके मुकाबले में अगर एसेट्स देखें, ओहो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फाइनेंशियल्स में भी कंपनी को मार्क्स देना बनता नहीं है। एक बार क्वार्टरली पिक्चर भी अगर देख लें तो क्वार्टरली पिक्चर में भी टर्नओवर जो है वो लगातार डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। तो फाइनेंशियल्स में क्या कहेंगे, मार्क्स देना बनता है। सर क्या कर दिया आपने, मतलब क्यों रिस्क ले लिया इतना बड़ा? नहीं। अच्छा, टेक्निकल, मैं कहूंगा ऐसी कंपनियों के टेक्निकल देखने का भी क्या फायदा है जब कंपनियां ही लॉस में चल रही हैं।
तो फिर अब ले देकर फिर वही बात घूम रही है कि क्या हुआ ऐसा कि आपने इन्वेस्ट कर डाला, केवल इंडस्ट्री को देखकर इन्वेस्ट कर डाला। मैंने एक और पॉइंट लास्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, आप कहेंगे टेक्निकल देखने की क्या जरूरत है? लॉस मेकिंग कंपनी, कहीं प्रॉफिट में दिख ही नहीं रहा कुछ, मैनेजमेंट की कहीं अता पता नहीं, क्या टेक्निकल देखूं इसके। बट कहानी में ट्विस्ट है। वो क्या? पांचवा पॉइंट, एनी स्पेशल इवेंट फॉर एग्जांपल कोई मर्जर की न्यूज, कोई अमलगमेशन की न्यूज, कोई टेक ओवर की न्यूज, कोई रिस्ट्रक्चरिंग की न्यूज। हां, यहां पे मामला फंसता है। कंपनी ने जितना लोन ले रखा है उस लोन को लेकर क्रेडिटर्स पहुंचे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर। ये एक भारत का नया कानून है जो कि वर्तमान सरकार लेके आई 2016 में। मैं खुद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूं, यानी कि उन गिने चुने प्रोफेशनल्स में से एक हूं जिसे इस कानून की पूरी एक्सपर्टाइज होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कंपनी के खिलाफ जब बैंकर्स ने एक्शन लिया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर और कंपनी को इंसॉल्वेंसी कोर्ट में लेके गए, तो उसका अब अगला स्टेप क्या होता है? वहां पर पॉसिबिलिटी बनती है कि कंपनी नार्सिल में चली जाए। नार्सिल क्या होता है? ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जो कि कंपनी को टेक ओवर, सरकारी नियंत्रण में होती है, जो कि किसी कंपनी को टेक ओवर करने के बाद उसमें ऑक्सीजन डालने का काम करती है या फिर उसको टेक ओवर करवा देती है। तो यही बीजीआर के साथ हुआ। बीजीआर को आज की डेट में नार्सिल टेक ओवर कर चुका है। यह बहुत बड़ा इवेंट होता है क्योंकि नार्सिल बहुत ही कसौटियों पे परख कर किसी कंपनी को टेक ओवर करता है। तो नार्सिल ने टेक ओवर कर दिया। मेरे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इवेंट था। अब नार्सिल या तो कंपनी को खुद मैनेज करेगा जिसके चांसेस बड़े कम होते हैं, या फिर नार्सिल उठाकर इसे किसी और को बेचेगा जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं। नार्सिल ने यहां पर बिडिंग इनवाइट की। अब सुनने में यह आया कि कई बड़े बड़े प्लेयर्स ने बिडिंग सबमिट की है। अब मार्केट में इनके नाम अभी तक तो निकल के नहीं आए, बट सुनने में आया है कि कई बड़े बड़े नाम भी बीच में आए हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का अगर एसेट्स बेस देखा जाए तो बेशक 285 करोड़ के एसेट्स जरूर हैं, बट वो एसेट्स बेस्ड बहुत जबरदस्त है। काफी अच्छी खासी कंपनी के पास पावर जनरेशन सेगमेंट में एसेट्स हैं। आप जानते हैं आने वाला समय भारत के न्यूक्लियर पावर एनर्जी का भी है। यानी कि मैं कहीं सुन रहा था, कोई रिपोर्ट को भी पढ़ रहा था कि जहां पर कहा गया था कि कंपनी की एसेट्स बेस वगैरह जो हैं उसके अंदर ऐसी एसेट्स भी हैं, कैपेबल एसेट्स भी हैं जो कि हैवी पावर वगैरह में यूज हो सकती है। और वो कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट में मुझे दिखा भी कि हाँ, कंपनी के पास, कंपनी जिस तरीके के काम किए हैं पास्ट में या जो कर रही है आज की डेट में भी, हैवी पावर इक्विपमेंट कंपनी के पास है, यानी कि अच्छा खासा एसेट्स बेस तो है। ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए नार्सिल, मैं जिस इवेंट की चर्चा कर रहा हूं वो इवेंट क्या है कि अगर नार्सिल डिसाइड करता है कि वो किसी प्लेयर को देना चाहता है, तो अब डिपेंड ये करेगा कि किस अमाउंट पे देगा और कितने परसेंट का देगा शेयर होल्डिंग। ये सब फैक्टर्स अब आने वाले कुछ समय में पता लग जाएंगे। देखो, नार्सिल को टेक ओवर किए हुए ही शायद 2 महीने के करीब हो चुके हैं। नवंबर के करीब की घटना थी जब नार्सिल ने इसे टेक ओवर किया था। और मेरा कैलकुलेशन ये कहता है, जो मुझे लगता है कि देखो, हर एक एंटिटी को अपनी बुक से 31 मार्च तक साफ दिखानी होती है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ताकि भाई नार्सिल भी इसे हटाएगा तो अगले प्रपोजल पे जाएगा। अब 31 मार्च आने वाला है। पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि नार्सिल इस प्रपोजल को किसी ना किसी को टेक ओवर करवा के अपनी बुक्स में प्रॉफिट दिखा देगा। क्योंकि अगर मान लीजिए नार्सिल ने इसे 600 करोड़ का उठाया और उठा के इसे 1000 करोड़ में किसी को बेच रहा है, तो 400 करोड़ का जो प्रॉफिट दिखाना है वो क्यों 2027 में जाए, क्यों ना 2026 के मार्च तक जाए। अगर मैं नार्सिल की जगह हूं तो मेरा व्यू तो ये बनेगा, अब मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस तो यही सोचेगा कि मेरे 26 में की बैलेंस शीट पे कुछ प्रॉफिट आ जाए। फिलहाल नार्सिल ने अपनी एक एसोसिएट कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है।
अब वो एसोसिएट कंपनी इस पे काम कर रही है, जो भी एसोसिएट कंपनी काम करेगी वो नारसिल के बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट होगा। मेरा एंटिसिपेशन तो ये है कि 31 मार्च तक ये काम होना चाहिए, बट देखिए मेरे पास अगेन कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है, कुछ भी ऐसी न्यूज नहीं है। मुझे केवल जो कंपनी के बारे में जो मैं जितना भी रिसर्च कर पा रहा हूं उससे केवल यही पता लग रहा है कि नारसिल के पास बिडिंग इनवाइट हुई थी, बिडिंग में कुछ लोगों ने सबमिट किया है। उसके बाद कुछ भी क्ल्यू, कुछ भी न्यूज नारसिल की तरफ से तो निकल के अभी तक नहीं आ रही है। परंतु फाइनेंस बैकग्राउंड का होने के नाते मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 31 मार्च तक नारसिल को कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए, ताकि अपनी बुक्स के अंदर वो प्रॉफिट भी दिखा सके, सस्ते में खरीद के महंगे में बेचा हुआ लोन दिखा सके। ये मेरा व्यू है, ये मेरा एंटिसिपेशन है, विच मे और मे नॉट कम ट्रू। फिलहाल कंपनी की अगर मैं शेयर के प्राइस की बात करूं तो 490 पे ये शेयर प्राइस पहुंच चुका था, परंतु आजकल लगभग 350 के करीब, यानी कि हैवी फॉल कंपनी के शेयर प्राइस में आया है। पक्की बात है, लोग इतने टाइम तक बोर हो ही जाते होंगे यार कि कोई बिडर ही अनाउंस नहीं हो रहा, तो क्यों इतना पेशेंस होता ही किसमें है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस शेयर में लगभग 6 महीने पहले करीब इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की थी। लगभग 60-62 रुपए के करीब से इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की थी, और आज मेरे 2 पोर्टफोलियो के अंदर ये शेयर हैं। टोटल क्वांटिटी अराउंड शायद 28,000 के करीब होनी चाहिए, जिसमें एक पोर्टफोलियो में इसका एवरेज कॉस्ट लगभग 118 का है और दूसरे के अंदर इसका एवरेज कॉस्ट नियर अबाउट 200 के करीब होना चाहिए। और तो मैं इसमें अभी भी आज की डेट में इन्वेस्टेड हूं, और मैंने पिछले कुछ समय में, या एटलीस्ट मैं कह सकता हूं 2-3 महीने में कोई भी शेयर इसमें बेचा नहीं है। और मेरा व्यू क्या है, मैं अगेन व्यू केवल इसमें इतना ही कहूंगा कि ऑल डिपेंड अपॉन द नारसिल। नारसिल के डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि नारसिल का डिसीजन क्या होता है, नारसिल कौन सा कंपनी को ऑप्ट करता है, तो आने वाली कंपनी के ऊपर भी ऑप्ट करेगा, और नारसिल कितनी जल्दी से इस प्रपोजल को बढ़ाता है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये रीस्ट्रक्चरिंग वाली कंपनीज की सबसे खास बात होती है, रीस्ट्रक्चरिंग के प्रपोजल में जल्दबाजी नहीं होती, आराम आराम से गेम चलता है। क्योंकि दिक्कत यह है कि चाहे नारसिल हो या उसकी एसोसिएट कंपनी हो, सबके पास गिना चुना ही तो स्टाफ होता है भाई। तो यानी कि अब उतने स्टाफ से कितनी मेहनत करवा लोगे, और वैसे भी कितना सुबह से दोपहर शाम तक के, मतलब इनके प्राइवेट कंपनियों जैसे टारगेट तो होते नहीं, तो ये आराम आराम से करते हैं हर प्रपोजल को। तो यानी कि पेशेंस ऐसी कंपनियों में, अगर रीस्ट्रक्चरिंग के प्रपोजल्स है ना, तो वहां पे पेशेंस सबसे बड़ी चीज होती है। और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर अच्छा है कि ऐसी कंपनियों की तरफ जिंदगी में देखना भी मत। क्यों? क्योंकि आपके पेशेंस को बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट करती है। मैं भी अब 490 पे जब लिया था तो ये 350 या 300 तक भी आया, तो एक बार तो पेशेंस हिलती है इंसान की। बट ठीक है, अगर आपको अपने ज्ञान पर भरोसा है, अगर आपको भरोसा है कि हाँ किस तरीके से ये चीजें चलती हैं, आप इससे रिलेटेड ज्ञान पर भरोसा है, तो फिर आपकी पेशेंस आपका साथ दे जाती है। वही मेरे साथ हुआ, मैंने कहा होने दो, जो होता है अब देखा जाएगा। और अल्टीमेटली ये शेयर ने फिर मूवमेंट दिखा के 350 के करीब शायद वापस भी आया। बट अगेन बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये कहां जाएगा, बिल्कुल नहीं कह सकते कि क्या प्राइस होगा। इट ऑल डिपेंड्स, नारसिल का डिसीजन कब आता है, इट ऑल डिपेंड्स कि कौन से बिडर को नारसिल ऑप्ट करता है। तो ये जो 5th एलिमेंट है, यानी स्पेशल इवेंट, केवल इसको देखते हुए और पहले पॉइंट को देखते हुए मैंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था। मैं आज भी इन्वेस्टेड ही हूं इस कंपनी में, बट ये मेरे इन्वेस्टमेंट का रीजन था दोस्तों। और ये थी हमारा आज की, इस मंथ की स्टॉक ऑफ द मंथ की डिस्कशन। ऐसे ही अगले महीने हम किसी और स्टॉक के साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपसे बात करूंगा कि मैंने इसमें क्यों इन्वेस्ट किया है। एंड फिलहाल ये था हमारा बीजीआर एनर्जी से रिलेटेड डिस्कशन। एंड आपको कैसा लगा ये डिस्कशन, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर लिख के दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।